हेलो एवरीवन, आप सभी का लुसेंट के एक और लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर से पहले हमने कवर किया है हिस्ट्री में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम लोग पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश के साथ साथ हमने राष्ट्रकूट वंश को देखा था। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस वीडियो को हम अच्छे से कवर करेंगे, लुसेंट को लाइन बाय लाइन। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें मेन है पाल वंश, सेन वंश और कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसमें कवर करने वाले हैं पाल वंश के बारे में। दोस्तों, लुसेंट में सबसे पहले ऐसे ही ये दिया हुआ है, तो पाल वंश के बारे में हम कवर करते हैं। दोस्तों, ये जो पाल वंश है, भारत का जब आप मैप देखोगे तो इस एरिया में, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ पे ये उभरा था पाल वंश। इसका टाइमलाइन शुरू हुआ था 750 ईस्वी में और ये चला था लगभग 1174 ईस्वी तक। ओके, तो ये इसका टाइमलाइन है। चलिए अब देखते हैं पाल वंश का संस्थापक कौन था। गोपाल। कब हुआ था इसका स्थापना? 750 ईस्वी में। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। पाल वंश का संस्थापक कौन रहा है? तो गोपाल। ओके, पाल गोपाल, आपको ध्यान देना है, ये इसके संस्थापक हैं। और दूसरी बात, इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो वो थी दोस्तों मुंगेर में। मुंगेर वही जो वर्तमान में आज बिहार में स्थित है। कहाँ पे है ये? मुंगेर बिहार में स्थित है, वहीं पे राजधानी थी पाल वंश की। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए, जो भी शासक रहे हैं हमारे इतिहास में, वो किसी न किसी एक धर्म को मानते थे, या तो वो कोई हिंदू धर्म था, या तो बौद्ध धर्म, या फिर जैन धर्म। तो ये जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन के बाद पूछा गया है कि पाल शासक कौन से धर्म को मानते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर कोई और धर्म ऑप्शन में दे सकता है। तो पाल शासक मानते थे बौद्ध धर्म को। ओके, यानी कि ये लाइन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिए, अगले लाइन में क्या है? गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन से विश्वविद्यालय की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। किसने किया था? गोपाल ने। एग्जाम में सीधे पूछता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था? गोपाल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लीजिए। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये प्रेजेंट टाइम के बिहार में जो बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ, वहीं पे स्थित है ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय। किसके द्वारा बनवाया गया था? गोपाल के द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, आगे बढ़िए। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नाम है धर्मपाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा बनवाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय बनवाए थे ये? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको अंतर ध्यान देना है अच्छे से। उदंतपुरी कौन बनवाया है? गोपाल ने। विक्रमशिला कौन बनवाया है? धर्मपाल ने। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। आपको अगर याद करना हो तो ये देखिए, उदंतपुरी, उदंतपुरी, गोपाल, आप ऐसे याद कर लीजिए, गोपालपुरी, गोपालपुरी। ओके, और यहाँ पे धर्मपाल, विक्रमशिला। ओके, तो ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ देता है सीधे कि किसके किसके बीच में ये संघर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन में पाल वंश रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश रहेगा और राष्ट्रकूट वंश रहेगा, और कोई एक ऑप्शन गलत दे देगा। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं था उसमें। ओके, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको ध्यान देना है कि पाल वंश के मतलब जो शासक थे वो थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, आपको ये समझना है सीक्वेंस। जब आप ये देखोगे कि मैप में जो ऐसे भारत है ये, तो इस साइड से, पश्चिम साइड से कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश वाले। और ये जो राष्ट्रकूट वंश वाले हैं, ये इस एरिया से
यहाँ पे अटैक कर रहे थे और पाल वंश इस एरिया से यहाँ पे अटैक कर रहे थे। ये तीनों किस क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो किस क्षेत्र के लिए हो रहा था। तो ये हो रहा था दोस्तों कन्नौज के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो कन्नौज क्षेत्र के लिए हो रहा था, जो कि भारत में इस एरिया में वो पड़ता था। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाता है। अब यहाँ पे दिया है आगे, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सबसे पहले कौन शामिल हुआ था, कौन सा राजा? तो धर्मपाल। ध्यान देना है, वही धर्मपाल जिसने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले शामिल हुआ गया था किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में। ओके, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। धर्मपाल को कौन सी उपाधि दी गई थी? उत्तरापथ स्वामी की। इम्पॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसको दी गई थी। आपके ऑप्शन में गोपाल, धर्मपाल या फिर कुछ भी पाल वंश के शासक का नाम दे सकता है। तो ध्यान देना है कि धर्मपाल को ये उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा ये दी गई थी? गुजराती कवि सोठल के द्वारा। तो ये पूछना बहुत ही रेयर केस है कि ये आपसे पूछे कि किसके द्वारा दिया गया था। ओके, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, दिमाग में थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन ये पूछने की संभावना बहुत कम है। पूछेगा बस ये ज़्यादातर कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे दी गई थी? तो धर्मपाल को। ओके, आगे देखिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, कौन सा महाविहार है ये? सोमपुर महाविहार है। ओके, किसने बनवाया है ये? धर्मपाल ने बनवाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोमपुर महाविहार इस समय हमारे देश में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों बांग्लादेश में। कहाँ पे है ये? बांग्लादेश में है। आपने बांग्लादेश का लोकेशन देखा होगा, हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे ऐसे भारत है और यहीं पे है बांग्लादेश। तो यहीं पे स्थित है सोमपुर महाविहार, क्योंकि बहुत पहले यानी कि आज़ादी से पहले ये सारा भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था। बट बाद में ये जब अपना हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये क्षेत्र बन गया पूर्वी पाकिस्तान और यहाँ पे बन गया जो आज का पाकिस्तान है। फिर होता है 1971 का युद्ध, जिसमें ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये अपने आप को आज़ाद कराता है किससे? पश्चिमी पाकिस्तान से, और नया देश बन के उभरता है बांग्लादेश। तो यही वजह है कि जो सोमपुर महाविहार है वो कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में है। ओके, आगे बढ़िए। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक बौद्ध मठ की बात हो रही है। कहाँ पे है ये? उदंतपुरी बिहार में है। तो इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? देवपाल जी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? गोपाल ने। और यहाँ पे देखिए उदंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ किसने बनवाया है? तो देवपाल ने। कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। बौद्ध मठ किसने बनवाया है? देवपाल ने। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? गोपाल ने। ओके, बेसिक सा अंतर है, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक दो बार जोर दे करके बताया जा रहा है। ओके, आगे देखिए, आगे कौन सा लाइन दिया हुआ है? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। दोस्तों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइन से 4 से 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेगा वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो ये पूछेगा, आपके ऑप्शन में सीधे ये हटा देगा, सीधे पूछेगा कि शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा मतलब 5 गांव दे दिए, तो वो किस देश का राजा था, किस जगह का राजा था? तो जावा। जावा दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जब आप देखोगे इंडोनेशिया, ये वहीं पे स्थित है। इंडोनेशिया का ये सबसे घनी आबादी मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है ये जावा। अपना यहाँ पे प्यारा भारत है और यहीं पे इंडोनेशिया है, तो यहीं पे ये जावा स्थित है। ओके, तो वहीं का ये शासक था शैलेंद्र वंशी शासक, नाम है बालपुत्र देव। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा?
कि उस राजा का नाम पूछ देगा कि कौन से राजा ने 5 गांव मांगे थे। तो क्या सही होगा? बालपुत्र देव। ओके, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने किस राजा से मांगा था। तो देवपाल जी से मांगा था। तीसरा क्वेश्चन बन गया ये। और चौथा ये बन सकता है कि इनके द्वारा देवपाल जी से किस क्षेत्र के मतलब गांव को मांगा गया था। तो नालंदा। चौथा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनके द्वारा देवपाल जी से कितने गांव मांगे गए थे। आपको नंबर दे देगा 4, 5, 8, 10। तो 5 गांव मांगे गए थे। तो आप देख रहे हो इस लाइन से 4 से 5 तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो सीधे यही बन जाएगा कि ये जो साहित्यिक विधा है किस शासक के समय में ये शुरू हुआ था, यानी कि इसका विकास हुआ था। तो पाल शासक। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि गौड़ी रीति जो है वो क्या है। सिंपली पूछ देगा कि ये गौड़ी रीति है क्या। ऑप्शन में दे देगा कि ये एक स्क्रिप्ट है, या फिर ये एक कोई जगह है, या फिर कोई एक उपाधि है, या फिर एक साहित्यिक विधा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो गौड़ी रीति है क्या है, ये साहित्यिक विधा है। तो 2 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो हमने जो लुसेंट में दिया हुआ है पाल वंश का वो कवर कर लिया है। ओके, अब हम चलते हैं अगले वंश पे जो कि है सेन वंश। ओके, तो देखते हैं सेन वंश के हमारे बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। तो सेन वंश की शुरुआत होती है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। ओके दोस्तों, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सामंत सेन जी के द्वारा। जो भी संस्थापक होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहाँ पे किए थे ये? राढ़ में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सामंत सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। और ये जो सेन वंश है दोस्तों, ये शुरू हुआ था 1070 ईस्वी में और चला था लगभग 1230 ईस्वी तक। ओके, तो इम्पोर्टेंट है कि इसकी राजधानी कहाँ पे थी। तो सेन वंश की जो राजधानी थी वो थी नदिया, या फिर उसका अन्य नाम है लखनौती। ओके, तो अगर आपके ऑप्शन में नदिया रहे या फिर लखनौती रहे तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी राजधानी है? सेन वंश की राजधानी है। ओके, और ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है दोस्तों? ये है बंगाल में। कहाँ पे है? बंगाल में है, क्योंकि ये जो सेन वंश है ये भी उसी क्षेत्र में है जहाँ पे पाल वंश हुआ करता था। ओके, बंगाल, बिहार, ये सब एरिया मिला करके था ये सेन वंश। ओके, आगे देखिए, सेन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। यानी कि अगर आपको ये पूछ दे कि शासक कौन कौन थे, और दोस्तों सेन वंश के जो शासक हैं इनका क्रम एग्जाम में बार बार पूछता है। ओके, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कौन थे? सामंत सेन। उसके बाद कुछ समय के लिए आते हैं कौन? हेमंत सेन। हेमंत सेन। फिर उसके बाद आता है नंबर विजय सेन जी का। फिर आते हैं बल्लाल सेन और अंतिम में आते हैं लक्ष्मण सेन। ओके, शुरू में सामंत सेन, लास्ट में लक्ष्मण सेन। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो सामंत सेन, फिर उसके बाद हेमंत सेन, फिर विजय सेन, बल्लाल सेन और लास्ट में लक्ष्मण सेन। सीक्वेंस आ सकता है पहले से बाद वाले क्रम में। ओके, तो इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे ये। आगे देखिए, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। ओके, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि जो सेन वंश है ये कौन से धर्म को मानते थे? ये लोग शैव धर्म को मानते थे। और जो शैव धर्म है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ओके, तो अभी हमने ऊपर देखा है कि जो पाल वंश के शासक थे वो किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। और वहीं सेन वंश मानते थे शैव धर्म को। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आए तो आपको गलती नहीं करनी है। ओके, पाल वंश मानते थे बौद्ध धर्म को, सेन वंश मान रहे हैं शैव धर्म को। ओके, आगे देखिए, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने
पूर्ण रूप दिया था। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दो जो है ग्रंथ की बात हो रही है। कौन कौन से? दान सागर और अद्भुत सागर। इन दोनों को किसके द्वारा लिखा गया है, इसका रचना किया गया है सेन शासक बल्लाल सेन। इम्पोर्टेंट है, या तो एग्जाम में दोनों नाम दे करके या फिर किसी एक का नाम दे करके पूछ देगा कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो बल्लाल सेन। ओके, क्या नाम है इनका? बल्लाल सेन। ओके, देखिए यहाँ पे 2 L है, आधा ल फिर पूरा ल, बल्लाल, और 2 यहाँ पे ग्रंथ है। तो आप ऐसे मतलब ट्रिक बना करके कुछ भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ओके, तो ये इनके द्वारा रचना किया गया है। अब आगे देखिए, अद्भुत सागर ये जो दूसरा ग्रंथ है, इसको कंप्लीट पूर्ण किसने किया है, तो लक्ष्मण सेन ने। अब आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। अगर ये पूछ दे कि अद्भुत सागर किसने लिखा है, किसने उसका रचना किया है, तो आपको बल्लाल सेन पे टिक करना है। और वहीं अगर ये पूछ दे कि अद्भुत सागर को कंप्लीट किसने किया है, पूर्ण किसने किया है, तो लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ रचना पूछे किसने किया है रचना, तो बल्लाल सेन ने। और अगर ये पूछ दे कि किसने पूर्ण किया है, तो लक्ष्मण सेन। बहुत अच्छे से एग्जाम में आप प्रेशर में ऐसे क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है, सिर्फ रचना पूछ रहा है या फिर किसने पूर्ण किया है ये पूछ रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं आप, ये जो है जो ग्रंथ है ये नाम दे देगा दान सागर या फिर अद्भुत सागर, और सिंपली आपसे पूछ देगा कि ये किस वंश से संबंधित है या फिर किस वंश में लिखे गए हैं। तो दान सागर और अद्भुत सागर संबंधित हैं कौन से वंश से? सेन वंश से। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया। ओके, अगला लाइन क्या है? लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हल्लायुद्ध रहते थे। ओके, ठीक है, यहाँ पर 3 लेखक और 3 किताबों की बात हो रही है। कौन कौन सी? एक गीत गोविंद की जिसके लेखक कौन है? जयदेव हैं। एक हो रही है पवन दूत की जिसके लेखक हैं धोई, और तीसरी है ब्राह्मण सर्वस्व जिसके लेखक हैं हल्लायुद्ध। ये तीनों बुक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गीत गोविंद। ये सभी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो हैं जयदेव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट है इसका, मतलब दूसरा इम्पॉर्टेंस है ब्राह्मण सर्वस्व का, इसके लेखक हैं हल्लायुद्ध। और इसका थोड़ा कम इम्पॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि पवन दूत के लेखक कौन है? तो वो है धोई। और ये जो तीनों लेखक हैं ये किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये लक्ष्मण सेन के। तो आप देख रहे हो इस लाइन से भी 4-5 तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। सीधे ये पूछ देगा इसके लेखक कौन है? तो ये हैं। इसके लेखक कौन है? तो ये हैं। और इसके लेखक ये हैं। ओके, सीधे पूछ सकता है लेखक, या फिर इन तीनों में से किसी एक का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के। ओके, आगे बढ़िए। हल्लायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। ठीक है, हमने ऊपर देख लिया है। आगे देखिए, विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंदिर है ये? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो कि शिव जी की एक विशाल मंदिर है। कहाँ पे है ये? देवपाड़ा में है। ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके द्वारा बनवाया गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो किसने बनवाया है? विजय सेन जी ने। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? विजय सेन ने। इम्पॉर्टेंट है। आप इतना जान सकते हो कि देवपाड़ा इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, जहाँ पे ये मंदिर स्थित है? तो दोस्तों ये है ढाका में। और ढाका आपको पता ही होगा कि ये किस देश की राजधानी है? तो ये है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। बस इतना ही जानना है आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर कहाँ पे है? देवपाड़ा में। बनवाया है विजय सेन ने। आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन ये पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले लाइन पे। दोस्तों ये लाइन यहाँ पे रिपीट हो गया है। अगला लाइन है, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसमें अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा। देखिए, हिंदी में ये पहला अभिलेख लिखवाए थे। कौन से शासक? सेन राजवंश के शासक। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि किस वंश ने
सबसे पहली बार हिंदी में अभिलेख लिखवाए थे? तो कौन होंगे? सेन वंश। ये एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई हिंदी में हो सकता है कि बहुत पहले की बात है ये, अशोक या फिर गुप्त वंश में कोई लिखवाया होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सेन वंश के शासक को मतलब जो थे उनके द्वारा सबसे पहली बार हिंदी में ये अभिलेख लिखवाए गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इसको याद रखना है। आगे देखिए, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो बंगाल का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आपको लक्ष्मण सेन पे टिक करना है। ठीक है, जब बंगाल का पूछे तब। वही अगर ये पूछ दे कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। कौन था? हेमू। जो कि किस समय में था दोस्तों? ये था सूर्य वंश के समय में। तो ये जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो उस समय हम इसको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आपको बता दिया जाए। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। आगे क्या है दोस्तों? आगे है कश्मीर के राजवंश। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कश्मीर है, प्रेजेंट टाइम का कश्मीर है, वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3 वंश उभरे थे। ओके, तो जो कश्मीर के राजवंश है वो कौन कौन से हमें देख लेना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो कश्मीर के राजवंश रहे हैं, ये सभी के सभी वंश हिंदू वंश के रहे हैं। अब कौन है वो तीनों, यहाँ पे आप नाम देखिए। सबसे पहले था कालकोट वंश, फिर आया था उत्पल वंश, और लास्ट में आया था लोहार वंश। ओके, अब इसका टाइमलाइन देख लीजिए। ये जो कालकोट वंश है, ये कश्मीर में कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 627 ईस्वी में, और ये कब तक चला था? लगभग 885 ईस्वी तक। ये कश्मीर के कालकोट वंश की बात हो रही है। ओके, 627 ईस्वी से 855 ईस्वी तक। ओके, देखिए इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दुर्लभ वर्धन के द्वारा। ओके, कालकोट वंश जो कि एक हिंदू वंश था, कहाँ पे? कश्मीर में। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कश्मीर के कालकोट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दुर्लभ वर्धन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिए, हेन सांग ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हेन सांग ने किसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछेगा? हेन सांग ने किसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी? तो किसके काल में? दुर्लभ वर्धन के। या फिर ये पूछ दे कि कौन से वंश के समय में की थी, तो कालकोट वंश के। तो कुछ भी पूछे आपको ध्यान देना है, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। कालकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्ता पिंड। ओके, बस ये पढ़ना है, छोड़ दीजिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। कालकोट कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा करवाया गया था। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो मार्तंड मंदिर है कहाँ पे है? कश्मीर में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा। ओके, तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले ये बनेगा कि मार्तंड मंदिर कहाँ पे है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो कहाँ पे है ये? कश्मीर में है। सबसे पहली प्रश्न ऐसे बनेगी। दूसरा बनेगा कि मार्तंड मंदिर किसने बनवाया है? तो ललितादित्य मुक्ता पिंड ने। इम्पोर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मार्तंड मंदिर है ये किस वंश में बनवाया गया था, किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? कालकोट वंश से। तो देखा आपने, इस एक लाइन से 3 तरह के क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं रीड बिटवीन दी लाइन, कि लाइनों के बीच में भी क्या आपको पढ़ना है, समझना है, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहीं पे एग्जाम में आपको घुमाता है और आप कहते हो कि मैं लुसेंट पढ़ के गया हूँ और मुझे मतलब मेरा क्वेश्चन सही नहीं हो पाया है। आपको ऐसे पढ़ना है। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आगे बढ़िए। कालकोट वंश के बाद कश्मीर पर
उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। देखिए दोस्तों, सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। सबसे पहले कश्मीर में आया था काककोट वंश, फिर उसके बाद आता है उत्पल वंश। एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि काककोट वंश के बाद कश्मीर में कौन सा वंश आया था, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा वंश आया था? उत्पल वंश आया था। ओके, इसके संस्थापक कौन रहे हैं? तो अवंती वर्मन। ध्यान दीजिए, ऊपर काककोट वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दुर्लभ वर्धन, और उत्पल वंश के कौन है? अवंती वर्मन। आपको नाम भी मैचिंग करने के लिए दे सकता है, तो आप इसलिए यहाँ पे दोनों को साथ साथ में देखते हुए चलिए। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। ये तो सिंपल है, एग्जाम में आएगा तो आप ऑप्शन से भी सही टिक कर दोगे, तो आप इसको छोड़ सकते हो। आगे देखिए, अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अवंती वर्मन के समय में इनके जो अभियंता थे सुई, इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है सीधे सीधे कि कश्मीर में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो अवंती वर्मन ने। अगर राजा न पूछे, ये पूछे कि किसके द्वारा करवाया गया था, और ऑप्शन में अवंती वर्मन न रहे, तो आपको ये नाम सर्च करना है ऑप्शन में। ओके, या तो शासक का नाम पूछ सकता है या फिर किसके द्वारा बनवाया गया था ये पूछ सकता है, तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है घुमा करके कि किस वंश के समय में कश्मीर में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था? कि किस वंश में, समझ रहे हो, किस वंश में कश्मीर में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था? तो किस वंश में? उत्पल वंश में। ध्यान दीजिएगा ऐसे। ओके, आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है? 1980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि ये जो रानी दिद्धा है कब आई थी? ये पिक्चर में 980 ईस्वी में। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि रानी दिद्धा किस वंश से संबंधित है? सबसे पहले सिंपल सी बात तो ये है दोस्तों, उत्पल वंश से संबंधित। और दोस्तों, इन्हीं रानी को हम लोग दो और नामों से जानते हैं। क्या? आप देखे होंगे शुरू में हमने थंबनेल पे लगाया था कि इनको हम लोग कहते हैं लंगड़ी रानी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक पैर से क्या थी? डिसेबल थी, एक पैर इनका सही नहीं था। ओके, और इनको हम लोग कहते हैं कि चुड़ैल रानी। चुड़ैल रानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये युद्ध जीतने के लिए अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद सब यूज करती थी। किसी भी हद तक जा करके ये युद्ध को जीतती थी। इसलिए जो आसपास के और जो राजा थे, शासक थे, वो इनको चुड़ैल रानी कहते थे। और इन्होंने बहुत से युद्ध को जीता था कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो ये बहुत ही फेमस थी। और इसकी वजह से जो आसपास के शासक थे और जो इनके भी राज्य में जो थोड़े से ऊंचे पद पे थे, वो इनसे जलते थे कि एक महिला के अंडर में हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे दबाव के बावजूद भी ये कश्मीर में लगभग 22 वर्षों तक आराम से और मतलब एक प्राउड फील के साथ शासन की थी, ये सबको हराते हुए। ओके, तो ये है रानी दिद्धा। किस वंश से संबंधित है ये? उत्पल वंश से। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि लंगड़ी रानी किसे कहा जाता है, तो रानी दिद्धा को, या फिर ये पूछे कि चुड़ैल रानी किसे कहा जाता है, तो रानी दिद्धा को। ओके, आगे बढ़िए। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। देखिए दोस्तों, सीक्वेंस आपको ये भी ध्यान देना है। सबसे पहले कौन सा वंश आया था कश्मीर में? काककोट वंश आया था। उसके बाद आया उत्पल वंश, और फिर लास्ट में आया लोहार वंश। तो अगर एग्जाम में ये पूछे कि कश्मीर में उत्पल वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो लोहार वंश आया था। ये दोस्तों, ये ऐसे एरिया है ना हिस्ट्री के, आप जहाँ पे ध्यान नहीं देते हो। और एग्जामिनर अब मतलब इतने तरह के पेपर बन रहे हैं, आप देख रहे होगे। अब पेपर जो है वो एक दिन में नहीं हो रहे हैं, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने में हो रहे हैं। तो अब एग्जामिनर ऐसे ऐसे जगह पे फोकस करेगा जहाँ पे बच्चे ज़्यादा फोकस करके ना पढ़ते हो। तो ऐसे ऐसे जगहों पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को वो पिक करेगा जहाँ से आप एग्जाम में गलती करने की संभावना कर सकते हो। ओके, तो ऐसे पढ़ना है। अब तो लोहार वंश आता है किसके बाद? उत्पल वंश के बाद। आगे देखिए, लोहार वंश का संस्थापक कौन रहा है? संग्राम राज। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हमने ऊपर बताया काककोट वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दुर्लभ वर्धन। उसके बाद आता है कौन सा? उत्पल वंश, जिसके संस्थापक हैं अवंती वर्मन।
और यहाँ पे लोहार वंश के संस्थापक कौन है? संग्राम राज। तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। वंश के साथ साथ में आपको मैचिंग करने के भी ऑप्शन आ सकते हैं। संग्राम राज के बाद अनंत नाम के राजा हुए थे। ओके, इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। ये बस पढ़ना है, छोड़ दीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। लोहार वंश का शासक हर्ष जो था वो विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। ओके, बस पढ़ना है, छोड़ दीजिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो हर्ष हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो कल्हड़ हैं, कवि एक है, कवि उनका नाम है कल्हड़, वो हर्ष का आश्रित कवि था, तो ये इम्पोर्टेंट है। और कल्हड़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी, और इसी पुस्तक से हमने अभी तक जो भी पढ़ा है कश्मीर के 3 वंश के बारे में, वहाँ के राजाओं के बारे में, वो सारी जानकारियाँ हमें अगर किसी एक सिंगल स्रोत से मिली है तो उसका नाम है राज तरंगिणी। यही एक पुस्तक है जिसमें विस्तार से उल्लेख है कश्मीर के वंश और वहाँ के राजाओं के बारे में। तो इसके रचयिता कौन है? कल्हड़ हैं। और ये कल्हड़ किसके कवि थे आश्रित? तो वो थे हर्ष के। तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कल्हड़ कवि किसके आश्रित कवि थे, तो ये हर्ष के आश्रित कवि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। ओके, आगे देखिए। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। ये लाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दोस्तों ये जो लोहार वंश है ये बहुत लंबा चला था। ये लगभग 1003 ईस्वी से शुरू हुआ था और चला था 1320 ईस्वी तक। जबकि जय सिंह के बाद ये जो वंश है ये बहुत ही पावरफुल कम हो गया था, कम पावर वाला हो गया था। लेकिन किसी तरह से घसीट करके वो वंश धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1320 ईस्वी तक चला था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंतिम शासक कौन रहा है जय सिंह, तो आप इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखिए, जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है इसका विवरण समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें लास्ट जो शासक का वर्णन है वो जय सिंह का है, तो इन्हीं के साथ ये जो पुस्तक है ये समाप्त हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पुस्तक है राज तरंगिणी, इसके लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो लेखक कौन है? कल्हड़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस पुस्तक की। और दूसरा इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि राज तरंगिणी में किस क्षेत्र के राजाओं के बारे में वर्णन है। आपके ऑप्शन में दे देगा कि जम्मू कश्मीर, या फिर दे देगा बंगाल, या फिर दे देगा तमिलनाडु, या फिर दे देगा अवध, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो राज तरंगिणी पुस्तक है इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में क्या है? वर्णन है। तो इस तरीके से भी आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब अगले पे। अगला क्या है? कामरूप का वर्मन वंश। दोस्तों कामरूप का वर्मन वंश, कामरूप कौन सा एरिया है? जब आज का आप देखोगे मैप में ये असम वाला एरिया, तो इस असम वाले एरिया का पुराना नाम क्या रहा है? कामरूप। तो इस एरिया में एक वंश हुआ था वर्मन वंश, तो उसके बारे में हमारे लुसेंट में 2 लाइन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है पाल वंश, सेन वंश और कश्मीर के राजवंश के बारे में, ये सब लगभग 600 से लेकर के 1000-1200 ईस्वी तक के बीच का है। लेकिन ये जो वर्मन वंश है दोस्तों, इसका जो टाइमलाइन है वो बहुत पहले का है। ये है 350 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी तक का। इसका मतलब ये है कि जो वर्मन वंश है कहाँ का? असम का। दोस्तों ये किसके समकालीन है? तो ये समकालीन है गुप्त वंश के। ओके, तो ये गुप्त वंश के समकालीन है, आपको ये भी ध्यान देना है। वर्मन वंश कहाँ पे? ये आज का जो असम है उस एरिया में ये उभरा था वर्मन वंश। एग्जाम में कई बार पूछता है कि कामरूप किस क्षेत्र का पुराना नाम है, तो दोस्तों ये असम का पुराना नाम है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में क्या दिया हुआ है। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप के वर्मन वंश का उदय हुआ था। ओके, हमने बता दिया टाइमलाइन, 4वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि वही जो गुप्त काल का समय है उसी के आसपास में। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो वर्मन वंश है इसके संस्थापक कौन रहे हैं, तो
पुष्य वर्मन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्या है, प्राग ज्योतिष इसका क्या था, राजधानी। तो अगर ये पूछे वर्मन वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो प्राग ज्योतिष नगर में थी। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक कौन है और इस वंश की राजधानी कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पुष्य वर्मन, अगर इनकी बात करें तो ये गुप्त वंश के जो राजा थे समुद्र गुप्त, इनके ये समकालीन थे। आपको हमने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है। आगे बढ़िए। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। हमने बताया ना कि ये लगभग 350 से 650 तक ये चला था। उसके बाद इसका पतन हो जाता है और ये शामिल हो जाता है किसमें, पाल वंश में, जो हमने शुरू में पढ़ा था। ओके, तो ये रहा इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कुछ भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो जो भी आपको फील हुआ हो इस पूरे लेक्चर में। चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।